नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हम लोग बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन जरा विडंबना देखिए कि यही किसान आजादी के बाद से लेकर आज तक लगातार हाशिए पर आता चला गया। किसानों की खुदकुशी की घटना आम बात हो गई। किसान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया इस देश में। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसानों से मन की बात की तो कई सवाल खड़े हुए। किसानों को उम्मीद थी कि मोदी मन की बात के जरिए उनकी समस्याओं का कुछ हल निकालेंगे। बेमौसम बरसात से बर्बाद किसान के लिए सरकार कुछ करेगी। हुआ इससे बिल्कुल उलट। मोदी अपने इस कार्यक्रम के जरिए जमीन अधिग्रहण बिल से खराब हुई सरकार की छवि को दुरुस्त करते ज्यादा नजर आए। अगर मोदी की बातों को सच माने तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है विपक्ष? क्या मोदी को लग रहा है कि उनकी सरकार की छवि किसान विरोधी हो चुकी है? क्या बेमौसम बरसात से तबाह किसान प्रधानमंत्री से फौरी राहत की बात सुनना चाहते थे? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की संसद के पास देश के प्रधानमंत्री के घर के करीब हजारों किसान जमे हैं मोदी सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ। विपक्ष भी सड़क से संसद तक लामबंद है जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ। ऐसे वक्त जब प्रधानमंत्री ने रेडियो पर किसानों से मन की बात की तो जाहिर था कि उनका निशाना उस आरोप की हवा निकालने पर था जिसमें उनकी सरकार की किसान विरोधी छवि बनाई जा रही है। मोदी ऐसा कानून ला रहे हैं कि किसानों को अब मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं ऐसा पाप सोच भी नहीं सकता हूं। 2013 के पिछली सरकार के समय बने कानून में जो मुआवजा तय हुआ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। 4 गुना मुआवजा तक की बात को हमने स्वीकार। इतना ही नहीं, जो 13 योजनाओं में नहीं था उसको भी हमने जोड़ दिया है। मैं इस मन की बात का सवाल ये नहीं है कि ये प्रधानमंत्री के मन की बात थी या फिर मोदी सरकार के मन की बात। सवाल है कि जमीन अधिग्रहण बिल की वकालत के लिए तर्क असरदार हों, इसका भरपूर ख्याल रखा गया। एडिटिंग के जरिए तर्कों को भरपूर नत्थी की गई ताकि विपक्ष के आरोप बेअसर हो जाएं। लेकिन इस जोर आजमाइश के बावजूद विपक्ष के देश के किसान इसे समझने को तैयार हैं। दरअसल इस वक्त किसान चाहते हैं फौरी राहत, बेमौसम बरसात के नुकसान से, तबाह हुए फसल से। लेकिन मन की बात में नरेंद्र मोदी का मुख्य एजेंडा जमीन अधिग्रहण बिल की पैरवी था, लिहाजा किसान कोई मरहम न मिलने से नाखुश दिखे। मोदी ऐसा वैसे मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भरोसा जरूर दिया कि मंत्रियों की रिपोर्ट के बाद किसानों का भला होगा। लेकिन बरसों बरस से सरकारी सिस्टम का रवैये से त्रस्त किसानों को यह भरोसा ही नहीं कि राधा को 9 मन तेल होगा और उनका भला। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या किसानों के दर्द पर मरहम लगाने से चूक गए नरेंद्र मोदी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल तो कई हैं। बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जो तमाम मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। किसान नेता है राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के आप महासचिव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपसे भी मेरी बातचीत होगी। एनके सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और पहला सवाल संबित पात्रा जी मेरा आपसे ही है। आज जब प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे तो देश के जो तमाम किसान हैं उनको ये उम्मीद थी कि जो ये नसीब वाला प्रधानमंत्री हैं वो इन दिनों जो किसान बदनसीब हो चले हैं और खास तौर पर बेमौसम बरसात के बाद उनसे जुड़ी भी कुछ बातें कहेंगे, उनको लेकर भी कुछ ऐलान किया जाएगा। लेकिन ऐसा लगा कि मानो प्रधानमंत्री मन की बात से ज्यादा काम की बात करते नजर आए, अपने काम की बात। जिस तरह से हाल के दिनों में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार की छवि खराब हुई है उसको दुरुस्त करने पर उनका ज्यादा जोर दिखा। नहीं, ये बहुत आवश्यक था कि भूमि अधिग्रहण बिल के विषय में प्रधानमंत्री खुद चर्चा करें, क्योंकि जिस प्रकार से इसके विषय में भ्रम फैलाया गया था, किसान को लग रहा था न जाने क्या होने वाला है और कहीं हमारी जमीन छीन तो नहीं ली जाएगी। प्रधानमंत्री खुद बाहर निकल कर आकर किसानों को उन्होंने आश्वासित किया और पूरा समझाया बिंदु दर बिंदु। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम और एक स्वागत योग्य कदम है। और जहां तक किसानों के बाकी प्रॉब्लम्स का विषय है, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने आपके पत्रों को पढ़ा है, मुझे खुद बहुत खेद हुआ है और
और मैं, मेरा मंत्रिमंडल और जो तमाम राज्य हैं उनके साथ बैठकर हम लोग इसका हल निकालेंगे। ये जो आज का मन की बात है, ये कोई आखिरी मन की बात नहीं है, ये एक आरंभ हुआ है मन की बात की कड़ी किसानों के साथ जोड़ने की। ये शुरुआत है अभी जो कि पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, पहली बार मोदी जी ने की। ठीक है, चलिए वो सब बातें अच्छी है, लेकिन संबित पात्रा जी जरा मुझे ये बताइए कि इस वक्त इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर मन की बात भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर प्रधानमंत्री करना चाहते थे, वो अध्यादेश लाने के पहले भी कर सकते थे, तब फीडबैक ले लेते किसानों से, तब बात कर लेते। उस वक्त तो आप लोगों को कोई जरूरत महसूस नहीं, आनन फानन में अध्यादेश लेकर आप आ गए। अब ये जो मन की बात कर रहे हैं, तब लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर। नहीं, पहली बात है कि इसमें आप अमेंडमेंट करिए कि भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में ऑर्डिनेंस नहीं लाई, बल्कि 2013 में आनन फानन में यूपीए सरकार कानून ले आई थी, इसलिए उसमें कुछ गड़बड़ियां थी और जिसका आपने समर्थन किया था। गड़बड़ियों के बावजूद विधेयक थे जिसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी। मैं बता तो, आप एक बार सुन लेंगे, आप एक बार सुन लेंगे तो फिर मुझे भी इजी होगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने और अरुण जेटली जी ने खुद कहा कि हाँ 2013 में हमने समर्थन किया, मगर सेकेंड लुक सेड कि उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। 13 ऐसे विधेयक थे जिसको कि 31 दिसंबर 2014 से पहले उनको ऑर्डिनेंस के माध्यम से ही चेंज किया जा सकता था, जिससे कि किसानों को लाभ हो। इस कारण से 29 दिसंबर 2014 को ये ऑर्डिनेंस लाया गया, वरना ये लैप्स कर जाता, इसलिए आनन फानन में नहीं लाया गया। चलिए ठीक है, ये आपका तर्क है। वे में जो सिस्टम यूपीए की सरकार तमाम लोगों के पास जाऊंगा, हमारे साथ जो तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, संबित पात्रा जी, किसान नेता भी हैं, उनसे मैं भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एनके सिंह जी जरा एक बात मुझे समझाइए। मैं बात ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मन की बात जब हम कहते हैं, बात शब्द जब यूज करते हैं, बात के लिए तो जरूरी है कि कम से कम 2 लोगों में बात हो या 2 से ज्यादा लोगों में। ये तो एक तरफ से बातचीत, मैंने अपने अपनी बात कह दी, सुन तो नहीं पा रहे हैं आप अखिलेश? रेडियो के जरिए बिल्कुल सही है, ये फॉर्मेट मेरी समझ में वैसे शुरू में नहीं आया। हाँ। लेकिन मोदी जी कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन में करते हैं। वन वे भी होता है, लेकिन मुतासिर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। कम्युनिकेटर बहुत अच्छे। पिछले जो तमाम उनके मन के बात हुए, मैं अचानक, बीम साहब हैं वो, उनको मालूम भी होगा, बेहद मुतासिर मैं भी हुआ कि नहीं, कम्युनिकेट अच्छा किया, कन्विंस किया। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि न तो कन्विंस कर पाए और न ही एक तर्कशास्त्र में एक फैलेसी होती है, सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। आप अपने मतलब के फैक्ट्स ले लेते हैं, बाकी फैक्ट्स छोड़ देते हैं जी। आज मोदी जी ने पूरा उसका सहारा लिया। इतनी लॉजिकल फैलेसी मुझे पहली बार लगा, इतना अद्भुत लॉजिक देते हैं मोदी जी। पहली बार मुझे लगा कि लॉजिकली आज वीक हो गए हैं। जैसे कि इस पूरा सोशल इंपैक्ट, तो सबसे बड़ी बात थी कि आपको जिस तरह की प्राकृतिक आपदा हुई है उस पर बहुत कुछ आपको बोलना था, क्योंकि वो सीधे हिट कर रही है। और मेरा अपना जो आकलन है, ये है कि कई राज्यों में 70-80% तक किसानों की फसल नहीं, मेरा अपना आकलन है कि खुद यूपी में सिर्फ गेहूं का मैं कैलकुलेट कर रहा था, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कंट्री वाइड अगर आप सोचेंगे तो 1 लाख करोड़ का नुकसान है सारे फसलों का, जिसमें हमने तिलहन दलहन अभी यूपी में नहीं लिया है। 10,000 करोड़ का नेट नुकसान है। खैर, आपने उस पर नहीं बोला, ये आपका चॉइस है, आपके मन की बात है, आप बोले, लेकिन इस फोरम को आपने यूज किया एक फैक्ट को देने के लिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स थे, उसमें इन्होंने, जैसे देखिए, आप देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि साहब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, SIA इसलिए नॉक ऑफ किया गया क्योंकि वो अफसरों के अफसरशाही में फंस जाता और इसकी वजह से ना हो पाता। अफसर अगर इनएफिशिएंट है तो क्या आप इतने बड़े सोशल इंपैक्ट, इस पे मैं बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कह रहे हैं एनके सिंह जी, मैं इस पर बाद में आऊंगा। लेकिन मीम अफजल साहब से जरा मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। आप लोगों ने तो एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी दरअसल झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा क्यों? मीम अफजल से संपर्क हमारा टूट गया है। मेरे साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी, उन्हीं से मैं कमेंट ले लेता हूं। प्रधानमंत्री ने जो आज मन की बात कही किसानों से मुतल्लिक, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं आज? देखिए, बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं कि एक बार अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल से किसी ने कहा कि आप मेरे मन की बात नहीं बता सकते। बीरबल ने कहा, आपके मन की बात मैं जानता हूं, आप ये चाहते हैं कि बादशाह के घर में, उनके परिवार में किलकारियां गूंजें, तो उन्हें इनाम मिल गया। मोदी जी के मन की बात सारा देश जानता है कि बीजेपी सत्ता में बनी रहे, बीजेपी को वोट मिलते रहे, चाहे कितना ही झूठ बोलना पड़े, लोगों को उल्लू बनाना पड़े, किसानों को बहकाना पड़े। आज मन की बात में मैं सिंह साहब की बात से सहमत हूं।
सिवाय झूठ के पुलिंदे के कुछ मन की बात नहीं थी मोदी जी की। उन्होंने किसानों को सारी झूठी बातें कही, हम किसान हित में परिवर्तन कर रहे हैं भूमि अध्यादेश। लेकिन देखिए राजकुमार भाटी जी, किसानों का हितैषी कौन है? क्या आप हैं? क्या आपको लगता है आपके राज्य में भी गन्ना किसान जो है त्राहिमाम है? देखिए भूमि अधिग्रहण के मामले में अखिलेश आनंद जी आप चर्चा कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण पे। समाजवादी पार्टी नहीं, मैं सब पे चर्चा कर रहा हूं, मैं किसानों पर भी बात कर रहा हूं, क्योंकि किसानों को बेवकूफ बनाया जाता है। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने शपथ ली थी, ये कहा था कि हम कहीं भी जबरन भूमि नहीं लेंगे। 1 इंच भूमि उत्तर प्रदेश में 3 साल में नहीं ली गई है किसान की सहमति से। भाटी साहब आपको पता है कि आज जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, आज की खबर मैं बता दूं, बांदा में 2 किसानों ने खुदकुशी की कोशिश की है। ये सूरत हाल है। टोटल सफाई महोत्सव में ज्यादा आपका ध्यान रहता है। 25 हो गए। दूसरा इशू है 25 हो गए और आप ताज्जुब करेंगे, सारे इशू जुड़े हुए हैं। आप भूमि अधिग्रहण को अलग नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर किसान आत्महत्या का प्रयास कर रहा तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। बर्बाद हुई है बारिश से, ओलावृष्टि से। उत्तर प्रदेश में जिलों तक पैसा पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री रिलीज कर चुके हैं। केंद्र सरकार केवल अभी तक भाषण देने में लगी हुई है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जाएंगे, भाटी जी जाएंगे, आपको करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। इसको मेरे ख्याल से आप भी मुतासिर होंगे। फैक्ट ये है कि 200 करोड़ दिया है, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पे राम गोपाल यादव ने यहाँ पार्लियामेंट में कहा कि 12 आदमी अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। आज आपका मंत्री ओम प्रकाश ने कहा है एक भी मौत किसान की आत्महत्या से नहीं हुई है। ये आपका मंत्री कह रहा है, तो कम से कम इन मंत्रियों को रोकिए कि ये कहते हैं तो किसान नाराज होता है। चलिए मैं इस पर आता हूं, और टिकैत साहब आपसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मीम अफजल मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मीम अफजल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं आप। सर मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। आप लोगों ने आज एक बड़ा आरोप लगा दिया। आप लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब किसानों के बीच झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा क्यों? जी मेरे पास उसका प्रमाण मौजूद है। हमारा जो लॉ है उसके अंदर सेक्शन 1053 इस बात को बताती है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं 13 कानून ऐसे थे जिसमें सरकार जमीन ले लेती पुराने मुआवजे पर। ये बिल्कुल गलत है। मैंने जिस आर्टिकल का हवाला दिया, जिस सेक्शन का जी 1053, ये इस बात को दर्शाती है कि वो 13 कानून जिनका ताल्लुक दूसरी मिनिस्ट्रीज से है, वो मिनिस्ट्रीज के अंदर संशोधन करना पड़ेगा आपको उनके कानून के अंदर। और चूंकि उस वक्त बिल लाया गया था तो ये कहा गया था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन विद इन 1 year from the date of commencement of this act, direct that any of the provisions of this act relating the determination of the compensation in accordance with the first schedule and rehabilitation and resettlement is specified in the second and the third schedule being beneficial to the affected families shall। कहने का मतलब यह है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो कानून आया था उसके विद इन 1 year जो स्पेसिफाइड कानून थे 13 और उन मिनिस्ट्रीज के अंदर इस संशोधन करके इसको उसी के बराबर कर दिया जाएगा जो शिकायत की है। समित पात्रा जी से कहना ले लेता हूं। समित पात्रा जी, मोदी जी ने मीम अफजल जो बातें कह रहे हैं उसका लबोलुबाब ये है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, एहसान नहीं किया है किसानों पर, ये पहले से मौजूद था। मैं और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं मैंने आपको कि मोदी जी ने कहा आनंद फानन में ये पुराना बिल लाया। एक सेकंड में 1 साल लगा इस पर बातचीत करने के लिए। नहीं मैं क्लैरिफाई कर दूं पहले। 1 साल लगा इसको बात करने के लिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से बात की गई, 65 मेंबरान पार्लियामेंट ने इसके ऊपर बातचीत की, पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा इस पर बहस हुई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया, समित पात्रा जी जवाब दीजिए। तमाम किसान यूनियनों ने इसको सपोर्ट किया। यहाँ राकेश जी बैठे हैं, वो बताएंगे। राकेश जी बाद में सबसे बाद आखिर में टिप्पणी इस पर। समित पात्रा जी छोटे में, सर बिल्कुल छोटे में। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको शुरू में कहा कि 31 दिसंबर 2014 वो आखिरी दिन था जब तक नोटिफिकेशन आना था। ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया क्योंकि जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस है वो 3 महीने का प्रोसेस है। बजट सेशन जब जून जुलाई में हुआ था वो समय उपयुक्त नहीं था, क्योंकि समय ही नहीं था नोटिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए बहुत सिस्टमिक वे में ऑर्डिनेंस के माध्यम से ही ये चेंज हो सकता था, वरना डेट लैप्स कर जाता। और ये विषय अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब ये ऑर्डिनेंस आया पूरे देश के सामने रखा था। तो आज कांग्रेस कौन सी नई बात कर रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय में बता दूं, बार बार जो कांग्रेस कह रही है हम झूठ बोल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान साक्षी है। अखिलेश जी, कोल वाले मामले पे हमें झूठा बताया गया था, जीरो लॉस बताया गया था। कौन सच्चा साबित हुआ?
हम और मोदी जी साबित हुए ना, लाखों करोड़ों आज कमा के हम हिंदुस्तान को दे रहे हैं, जिसको ये जीरो लॉस कह रहे हैं। गुमराह मत करें टेलीविजन को, आप दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहा हूँ, मैं राकेश जी से जमीन लेना चाहूंगा। पूरा रट लिया है। एक मिनट राकेश टिकैत जी मेरे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन के आप महासचिव हैं। 3 महीने का समित पात्रा जी साहब सुन लीजिए, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हैं। राकेश टिकैत हैं हमारे साथ यहाँ पर, किसानों के बड़े नेता है। राकेश टिकैत जी, आपने आज मन की बात सुनी, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, एक तो मुझे जरा ये बताइए कि आप लोग कितने आश्वस्त हुए हैं प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनकर? जो लोगों को उम्मीद थी, हाँ। और उम्मीद ये थी कि जो सबसे ज्यादा आज लॉस हो रहा है, अभी तुरंत का जो हालात पिछले 10 दिन से जो लॉस हुआ है, और पूरा देश ये सोच रहा है कि आने वाले टाइम पे होगा क्या, जो भूख की जो प्रॉब्लम आएगी, तो उम्मीद थी कि इस पे कुछ न कुछ घोषणा करेंगे। तो इससे बड़ी हताश आम किसानों को हुआ है। जो हमारे पास में फीडबैक जो आए हैं, तो उससे हताश किसान हुए हैं, और उम्मीद ये थी कि कुछ लोग उसे वो सीधी बात भी करेंगे, जिससे एक सीधा विचार संवाद करेंगे, संवाद करेंगे। कुछ लोग अभी तो सिर्फ वो बोल रहे हैं, सुनेंगे सुने कुछ लोग उसे संवाद उनको करना चाहिए था। आज देखो, जिस उम्मीद के साथ में प्रधानमंत्री जी को आम जनता ने वोट दिया है, ये बीजेपी वाले भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल पे प्रधानमंत्री जी को स्पष्टीकरण करना पड़ा। ये थोड़े से दिन में ये कहने लगा कि ये बिल हमारा था ही नहीं, ये बिल तो मोदी का भूमि अधिग्रहण बिल था। ये धीरे धीरे बातें निकल के आने शुरू होगी। जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी का बिल था, उनको ही स्पष्टीकरण देना पड़ा 15-20 मिनट तक, वही इसी बिल पे बोलते रहे, तो अंदर की आवाज। कुल मिलाकर तस्वीर यह है संबित पात्रा जी की, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कार्यक्रम की शुरुआत में, ये मन की बात कम बल्कि काम की बात ज्यादा है। प्रधानमंत्री को लगा कि अभी देश भर में किसान विरोधी माहौल बन रहा है, तो जरा उसको हम ठीक करें, इसलिए उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल किया। क्योंकि और के पास में तो जवाब नहीं था ना, और के पास में कोई जवाब नहीं था, कोई बीजेपी के आदमी जवाब नहीं। मैं उत्तर दे दूं, प्रधानमंत्री जी को यहाँ आना पड़ा कि मैं जवाब दूंगा, क्योंकि भूमि उसके बावजूद प्रधानमंत्री के जवाब देने के बावजूद भी आप आश्वस्त हुए नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। किसान पूर्ण रूप से पात्रा जी, जो मेरा सवाल है, जमीनों का अधिग्रहण हुआ है। 1 सेकंड जी, तो आप दूसरों को चुप नहीं कराएंगे तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? पहला विषय मैं ये कह दूं, देखिए हिंदुस्तान को जरूरी है सुननी, नहीं तो आप तो टीवी से भाग जाते हो। आप बोलो। देखिए नहीं, कौन भाग जाता है? भागा आप सिर्फ एक व्यक्ति है हिंदुस्तान से, वो भी आप जानते हैं कौन भागा है। टीवी पर ढूंढ कर जाना पड़ता है। मैं बोलूंगा, आप शांत रहेंगे तब मैं बोलूंगा। और कौन भागा है वो आप भी जानते हैं। आप बोलो, कौन भाग गया है वो हम लोग सब जानते हैं। इसमें भागा भागी वाला विषय हमें मत बताइए। कल आ रहा है शायद, कल शायद आ रहे हैं भागने वाला। ठीक है, हम विषय से भागना नहीं चाहते, भागने वाले विषय पे मत जाइए। ठीक है, संबित पात्रा जी अपनी बात। हाँ, मैं उत्तर देता। देखिए टिकैत साहब, मैं बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ बहुत ही विनम्र होकर कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में एक भी किसान ऐसे है जो दुखी है तो मैं माफी मांगता हूं, और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विषय को हम आखिरी किसान तक पहुंचाए। यहां अहंकार की भाषा नहीं चलने वाली है किसान के सामने कि मैं यहां चिल्लाना शुरू कर दूं और कहूं कि आप गलत बोल रहे हैं। अगर एक भी किसान हिंदुस्तान में सोचता है कि हमारा कोई गलत है, हमारा कोई निर्णय ठीक नहीं है, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। अब कहां समझाइएगा सर? लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में तमाम कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, अब कब समझाइएगा? हमने संवाद के माध्यम से 9 अमेंडमेंट, हम 1 सेकंड सर, 9 संशोधन लेके आए ना। हम 9 संशोधन इसलिए लेके आए क्योंकि हमने सुना है। तीसरा, देखिए आपने पूछा प्रधानमंत्री ने मन की बात की, 3 तरह के प्रधानमंत्री हुए हिंदुस्तान में। एक प्रधानमंत्री जो सुना नहीं केवल बोला, एक प्रधानमंत्री जो बोला नहीं केवल सुना, और अब एक प्रधानमंत्री है जो सुनने के पश्चात बोलते हैं। इसी को कहते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन। मोदी इज अ कंप्लीट कम्युनिकेटर। और मैंने कहा सिलसिला आरंभ हुआ है, शेष नहीं हुआ है। सुनते नहीं है मोदी जी, केवल बोलते बोलते हैं। देश की जिस दिन सुनना शुरू कर दोगे समस्या हल हो जाएंगी। अखिलेश जी जी मीम अफजल साहब, अखिलेश जी, मैं जरा संबित पात्रा को दुरुस्त करना चाहता हूँ। मीम अफजल जी आपको दुरुस्त करने ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक आखिरी किसान को भी वो सेटिस्फाई कर पहले अपने पार्टी में बहुत लोग हैं जिनको दुरुस्त करना है, उनको कर दे तो बेहतर होगा। सुन लीजिए, आपके प्रवक्ता अभी राकेश जी से ये कह रहे थे, हर चैनल के ऊपर इनके प्रवक्ता ये कह रहे थे दूसरे कि आप गुमराह कर रहे हैं किसानों को। राकेश जी बैठे हुए, इनसे पूछिए जरा। कई चैनल्स पर इनसे कहा बीजेपी के प्रवक्ताओं ने
इसलिए वो जुमला उन्होंने अदा किया कि आप छोड़ के भाग जाते हो। जब आप किसी को ये कहने लगे कि आप गुमराह कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो, आप किसानों को गुमराह कर रहे हो और आप मनमानी करोगे, मीम अफजल साहब, शायद हर किसी ने गुमराह किया। आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। इस देश में सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस ने शासन किया। सवाल ये है किसानों की आज भी ये दुर्दशा क्यों है? और जो रिपोर्ट एक लोकसभा में रखी गई, मैं आऊंगा इनके सिंह जी आपके पास, इस साल की सिर्फ मैं बात कर लूं तो देश में 26% ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं। अगर उसकी यह स्थिति है तो क्या यह हमारे लिए शर्मनाक नहीं है? आज देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने मन की बात कही, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो ये नजर आती है कि मन की बात से ज्यादा वो काम की बात थी। इस लिहाज से चूंकि किसानों को जो उम्मीद थी कि जो हाल के दिनों में फसलें बर्बाद हुई मौसम की वजह से, उससे संबंधित कुछ बात कह सकते हैं मोदी, या फिर किसानों की बाकी जो समस्याएं हैं उससे संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा तो हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने ज्यादातर अपना वक्त इसमें लगाया कि कैसे ये बता सके कि भूमि अधिग्रहण बिल दुरुस्त है बिल्कुल और किसान विरोधी नहीं है। ऐसे में सवाल कई खड़े हुए हैं और इस सेगमेंट की शुरुआत में एनके सिंह जी आपसे करना चाहूंगा। कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, तमाम दल देश भर में हैं, आपको लगता है कि किसानों को लेकर वो ईमानदार रही हैं? क्योंकि मैं इसके पीछे एक तर्क दे रहा हूं, पैदावार ज्यादा हो तब किसान मरे, पैदावार कम हो तब किसान मरे। पश्चिम बंगाल से आज ही एक खबर आ रही है सर कि वहां पर आलू की इतनी पैदावार हो गई कि 2 से 3 रुपए किलो आलू बिक रहा है। आलम यह है कि किसान वहां पर बर्बाद हो रहे हैं। अब अगर यह सूरत हाल है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और इन सब के बावजूद देश में लास्ट ईयर 265 मिलियन टन अनाज हुआ था, इतने हार्डशिप्स के बावजूद। लेकिन आपने किसानों का एमएसपी बांध के रख दिया है। नतीजा यह है कि 3 साल में सिर्फ 50 रुपया एमएसपी बढ़ा है। आप समझ सकते हैं सरकारी कर्मचारी का इस दौरान 35% बढ़ गया है, 35% उसकी सैलरी का बढ़ गया है, लेकिन आपने 3 साल में सिर्फ 50 रुपया दिया है। नतीजा यह कि 65 साल से यह सिलसिला चल रहा है। मीम साहब माफ करेंगे, लेकिन ये जो 13 का कानून था, 2013 का, वो वाकई हरिडली बनाया हुआ कानून था। उसमें जो आपने क्लॉज रखा कि किसान किसी भी कलेक्टर को या कोई भी जो अथॉराइज सिग्नेटरी है उसको आप सू कर सकते हैं, बिल्कुल गलत था। सीआरपीसी के प्रोविजंस के ही वो खिलाफ है, लिहाजा आप वो कर नहीं, जल्दी में बनाया हुआ था। वो मिलिटेट करता है सीआरपीसी के प्रोविजन के, तो कहीं ना कहीं वो जल्दी में बनाया गया था। लेकिन प्रश्न इसका नहीं है। आज जब आप इसको कर रहे हैं तो पहले था कि आप एक लॉ जब लाते हैं जो कि पुराने से मिलिटेट करता है, पुराने के कई क्लॉजेस को नलिफाई करता है, तो आपको ग्राउंड तैयार करना था, किसानों को बताना था, काफी हद तक उसको मानसिक रूप से तैयार करना था। बीजेपी ने यह नहीं किया। अचानक वन फाइन मॉर्निंग आती है और एक ऑर्डिनेंस लेके चली आती है। नतीजा यह होता है कि आज जो आप देख रहे हैं कि बीजेपी एंटी फॉर्मर नजर आ रही है, बिल्कुल इसके पीछे यही कारण है कि एक सोशल इंपैक्ट का, मान लीजिए कि सोशल इंपैक्ट क्लॉज है, 4 सबसेक्शन 4 क्लॉज 4 क्लॉज ई। अगर आप देखें तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जो कि तारीफ है कांग्रेस की। उसमें लिखा है कि सोशल इंपैक्ट का ये जो क्लॉज है, इसके तहत whether land acquisition is an alternate place has been considered and found not feasible। अगर यह है तभी आप एक्वायर करेंगे कि आपने कोई अन्य जगह देखी है और क्या उसको आपने फिजिबल नहीं पाया है। डॉक्टर सबित पात्रा, सिंपल क्लॉज है, लेकिन आपने इसको नॉक ऑफ कर दिया। आपने पूरे सोशल इंपैक्ट को ही खत्म। मेरा ये सवाल है डॉक्टर सबित पात्रा से, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की अगर मैं बात करूं, इसको हटाने के पीछे आप लोगों की क्या सोच है? क्योंकि जब जमीन की बात होती है ना सर, तो जमीन से सिर्फ जमीन का मालिक नहीं जुड़ा होता है, वहां पर जो खेती करता है वो जुड़ता है, आसपास के छोटे मोटे जो मिल होते हैं वो जुड़ते हैं, जो छोटे मोटे बाजार होते हैं वो जुड़ते हैं, सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। नहीं, उससे आप जो कोलेट्रल आपका वो है कंपेंसेशन देते हैं, उसको आप डिटरमाइन कैसे करेंगे? सबित पात्रा, क्या प्रक्रिया होगी? अगर सोशल इंपैक्ट उसमें नहीं होगा तो आप कैसे मानेंगे कि विस्थापित किसको करना है, किस सेक्शन को करना है? लिहाजा ये पहला कंसिडरेशन था कि सोशल इंपैक्ट क्लॉज को कम से कम आप बरकरार रखें। मैं जवाब ले लेता हूं, डॉक्टर सबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, इसका जवाब मैं दूं इससे बेहतर मैं आपको वो जवाब बोल देता हूं जो एनएसी के मेंबर, जो कि उस समय यूपीए में बहुत बड़े रूप से जाने जाते थे, एनसी सक्सेना साहब ने कहा। एनसी सक्सेना साहब ने कहा कि मिस्टर जयराम रमेश हैज पास्ड अ बिल इन विच ड्यूरिंग सोशल इंपैक्ट असेसमेंट द फाइल हैव टू पास थ्रू 3 हैंड्स। 300 हाथों से होते हुए ये फाइल गुजरेगी और लास्ट में एक एनजीओ आएगा और वो एनजीओ अपना झंडा गाड़ के इस पूरे प्रोसेस को कोर्ट में ले जाएगा और
प्रॉब्लम सर, सिस्टम की खामी को दूर कीजिए ना। इस कारण से सर सिस्टम की खामी को दूर कीजिए ना, कि सिस्टम को खत्म कर दीजिए। बहुत लॉजिकल, बहुत ही इस कारण से उसी के लिए मीम अफजल जी, सभी बस इतना ही है कि इसमें आप जरा सोचिए, अगर वो 300 हैंड से पास होती है तो इसके क्लॉज को ही खत्म कर देंगे, या ये करेंगे कि 3 हाथों से पास हो। बिल्कुल मीम अफजल जी, सिस्टम दुरुस्त हो या सिस्टम को खत्म कर दें? जी देखिए, सिस्टम को दुरुस्त तो करना ही है, और हमने जो देखिए इसमें परसेप्शन का बहुत सवाल है। आलोक जी एक मिनट लूंगा। देखिए बुनियादी बात यह है कि जो पहला बिल था उस पर सबकी सहमति थी, किसान यूनियंस की, मैं पहले बता चुका हूं आपको, पार्लियामेंट की। इनका जो बिल आया है, जो अध्यादेश जो आया है, उसमें पहले कहते थे बड़ा अच्छा बनाया हमने, तो इन्होंने नॉन अमेंडमेंट तो लोकसभा में कर दिए, अब बोल रहे हैं राज्यसभा में भी हम करने को तैयार है। इसका मतलब है इन्होंने कोई गलती की थी, इसका इकरार किया। दूसरी बात, 14 पार्टियां उसके खिलाफ हैं, उसके अलावा खुद इनके सहयोगी शिवसेना, अकाली दल, रामविलास पासवान की पार्टी, तकरीबन सभी लोग अंदरूनी तौर पर और खुले तौर पर इस बिल के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेंबरान पार्लियामेंट भी इसके खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर एमपी को कि आप अपने इलाके में जाओ और जाकर के समझाओ, और कोई जाके समझा नहीं रहा है, इसलिए किसानों में जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को खुद आना पड़ा। लेकिन देखिए एक सच्चाई ये भी है मीम अफजल साहब कि आप इस पूरे मामले में जब एक और पहलू को देखेंगे, मैं इसका जवाब राजकुमार भाटी से चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के नेता है अखिलेश जी। कोई तसल्ली समीर पात्रा जी आपके पास में आऊंगा, आप इस पर टिप्पणी कीजिएगा, लेकिन उसके पहले भाटी साहब आपसे मेरा एक सवाल है। अगर हम ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसको सरकार खड़ा करना चाहती है, तो फिर कैसे करे अगर इस तरह के हर्डल्स रहेंगे बीच में? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार ने अब जो बजट पास किया उसमें 75% पैसा गांव के लिए दिया है, तो बजट में प्रावधान करें। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हमें विकास चाहिए, देखिए 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये जनहित जो अंग्रेजों के बनाए 120 साल पुराने कानून में भी था, पब्लिक इंटरेस्ट, और एक देश का विकास, ये इन 2 शब्दों के नाम पे बड़ा धोखाधड़ी होती है, खासतौर से किसान के साथ। अगर देश का विकास करना है, हमारी जमीन में जो फैक्ट्री बनेगी या जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें सीमेंट भी आपको चाहिए, सरिया भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए। जब ये बातें तो आप बाजार रह में खरीदेंगे, तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां के किसानों की स्थिति को ध्यान में रख के बोल रहे हैं ना आप? बिल्कुल 100% बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैंने शुरू में भी कहा था, अब मैं फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। 3 साल में किसी किसान की जमीन उसकी सहमति के बिना नहीं ली गई है, और जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी ली भी नहीं जाएगी। किसान की सहमति से जमीन ली जाएगी। ठीक है, इतनी अच्छी स्थिति है तो फिर क्यों आलोचना आप लोग करते हैं? नहीं, आलोचना ये है कि जो कानून जो बनना है, देखो जिस तरह से भारत सरकार ये बिल लेकर आई है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि गांव में हमको हॉस्पिटल बनाने, हमको बिजली घर बनाने। हमने मुजफ्फरनगर जिले में 125 एकड़ के आसपास जमीन दान में दे दी। किसान तो अपने आप बिल्डिंग बना के सरकार को देने को तैयार है। ये पूर्ण रूप से झूठ बोलते हैं। ये उस गांव का स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं करना चाहते, ये जमीन लेना चाहते हैं। नितिन गडकरी ने तो हाईवेज ले लिए पूरे, उसने हाईवेज के दोनों तरफ की 1 किलोमीटर जगह ले ली। तो सर उन जगहों का विकास होगा तो नहीं, विकास तो एक बात तो बताओ, हम मैंने कहा कर रहे हैं, आपको विकास करना है तो किसान की सहमति तो लोग हैं। आप गुंडागर्दी से लोग साहब ने कहा कि सहमति का प्रावधान अभी भी है, कहाँ है? कोई हिस्सेदारी नहीं है। देखो इस तरह राज्य के पास है कानून है। राज्य के पाले में गेंद डाल रहे समित पात्रा है जी, राज्य के पाले में गेंद डाल रहे समित पात्रा। राज्य के पाले में आप मध्य प्रदेश में बता दो क्यों क्लोज नहीं है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 रुपया मीटर जमीन ले रहा है। किस किस नेताओं को उसने जमीन दी? 12 रुपये मीटर कहीं जमीन आती है जी? समित पात्रा जी, जेतारी ब्लॉक है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे शांत होंगे तभी तो उत्तर दूंगा, वरना उत्तर कैसे दूंगा? बोलिए। उत्तर दे दो। 12 रुपये मीटर में आपका मुख्यमंत्री जमीन नहीं ले रहा हो तो आप दो। मध्य प्रदेश में आपने पूरे आदिवासियों की जमीन लूट ली, पूरे कानून की धज्जियां वहां पर उड़ाई। मध्य प्रदेश में किसान लीडर जितने भी हैं, जितने आंदोलन करे उनको सजाए तक उनको भेज रहे हो आप देख लो। डॉक्टर सुनीला में अगर वहां पर आंदोलन करा उसको उम्र कैद है, जिस पर 250 मुकदमे लगा रखे हैं। चलिए जवाब लेते हैं डॉक्टर समीर पात्रा, सवाल कई हो गए, जवाब दे पाएंगे तो दीजिए जल्दी से सर। ना आप ये मत सोचिए कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं शांत होकर सुन रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सोच ले कि मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। सुनिए जवाब। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अरुण जेटली जी ने कंसेंट क्लॉज को लेके, अरुण जेटली जी ने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म।
कॉन्सेंट क्लॉज अभी स्टेट के पास है, क्योंकि 26 जून 2014 को जो बैठक हुई, नितिन गडकरी जब रूरल मिनिस्टर थे तो सभी मिनिस्टर्स ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स ने, मेरे पास जयराम रमेश जी की चिट्ठी भी है, उन्होंने कहा ये कॉन्सेंट क्लॉज का जो पाला है वो हमारे को दीजिए, हमें जहां कॉन्सेंट लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। संघीय ढांचा को देखते हुए सरकार ने ये विषय स्टेट को दिया। अरुण जेटली जी ने कहा अगर समाजवादी पार्टी को डेवलपमेंट नहीं करना है, आप कॉन्सेंट मत लीजिए, आप जमीन एक्वायर मत कीजिए। तभी तो आज उत्तर प्रदेश का हालत वैसे है कि उत्तर प्रदेश सबसे निम्नतम विकासित राज्यों में से एक है। आप मत लीजिए ना, भाटी साहब बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं हम 1 इंच भी जमीन अधिकृत मत करेंगे, नहीं करेंगे। आप मत करिए, जिन राज्यों को करना है वो करेंगे, जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे, वो अपने आप को विकास से वंचित रखेंगे। एक बात और है, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बातें कही हैं, उसमें एक बात यह भी उन्होंने कहा कि पीपीपी में सहमति की आवश्यकता वहीं पर नहीं है जहां पर मालिकाना हक सरकार के पास है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कोर्ट में नहीं जाने वाली बात जो है ये भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। तो जब सारी चीजें ये सब हैं तो फिर दिक्कत कहां है? देखिए, पहले भी आपको पता होगा डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए इस तरह का प्रावधान था कि आप बगैर सहमति के ले सकते हैं, बशर्ते कि 2 इश्यूज पर वो मामला था। आज आपने कहा 1 किलोमीटर कॉरिडोर के नाम पर आप ले लेंगे, आप जमीन तो सरकार ले लेगी, डेवलपमेंट कौन करेगा? बिल्डर करेगा, सरमाएदार करेगा, किसान से करवाओगे क्या? किसान को देने वाले हो आप, वहां पर जो फैक्ट्री बनेगी उसको आप कह रहे हो किसानों को नौकरी देंगे। सच्ची बात यह है जितनी नौकरियां मिलती हैं नई इंडस्ट्री में जहां किसानों की जमीन होती है, वहां 2% भी किसान को नौकरी नहीं मिला करती है। किसान बेचारा उसी जमीन के ऊपर पल रहा है और उसकी जो हालत है वो आज देखिए ना, आप इनकी अपैथी देखिए कि प्रधानमंत्री सुबह को आज जब मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण का सिर्फ 15% हिस्सा इस बात के लिए रखा कि जो आपदा आई है, जो बारिश बेमौसम हो गई, जिसके नतीजे में अभी 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं एनके सिंह साहब, 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। आपको जमीन चाहिए, जमीन वाले से आपको कोई हमदर्दी नहीं है कि उसकी क्या हालत है। आप एक टोकन के तौर पे 5000 करोड़ रुपया अनाउंस कर देते तो किसान को तसल्ली होती कि मेरे दुख दर्द को इन्होंने समझने की कोशिश की है। नहीं की आपने, आपको तो सिर्फ जमीन से लगन है। आप फिर ये चाहते हैं जमीन किसी भी तरह से घुमा फिरा करके दे दीजिए। मात्रा से कई सवाल पूछ रहा हूं, उसमें कई तीखे सवाल भी हैं, लेकिन आपको भी इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा मीम अफजल जी कि किसानों को हर पार्टी ने अपनी सुविधा के मुताबिक सिर्फ इस्तेमाल किया है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आने वाले थे तो भट्टा परसौल में किस तरह का आंदोलन आप लोगों ने खड़ा किया था और तब राहुल गांधी उसके चेहरा भी हुआ करते थे। आज जब जमीन अधिग्रहण के खिलाफ तमाम पार्टियां उतरी हुई हैं सड़कों पर, आप लोग हैं, आपके नेता राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप ये इल्जाम हम पर नहीं लगा सकते। मैं जानता हूं कि ये कानून जो है बदलने की कोशिश बहुत अरसे से हो रही थी, किसानों की भी ये ख्वाहिश थी। हमने किसानों के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए हैं वो पत्थर की लकीर है और किसान जानता है कितना डेवलपमेंट हमने करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कुछ हुआ ही नहीं है, बस ये बीजेपी की सरकार आके काम कर देगी, तो ये सब किसान के हमदर्द हैं। फिर आखिर ये हो क्या रहा है कि हर 28 मिनट पे 20 साल से एक किसान आत्महत्या कर ले रहा है। क्या हो रहा है कि हर रोज 2052 किसान खेती छोड़ दे रहा है। 45% किसान को अगर ऑप्शन दिया जाए तो वो खेती छोड़ देंगे। आज मोदी जी ने कहा कि साहब हर लड़का आपका किसान का लड़का, किसान चाहता है कि नौकरी करे। इसको जस्टिफिकेशन के रूप में अगर आप लेंगे तो आपने ये हालत कर दी है 65 साल में कि किसान अब खेती छोड़ के भाग रहा है तो लड़के को नौकरी तो करवाएगा ना, खेती में रखेगा कैसे। तो हकीकत यह है कि किसी ने नहीं देखा पिछले 65 साल में किसानों को लेकर एक बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। एक चीज और है, पॉलिटिकल प्रूडेंस की मैं बात समझता हूं। बीजेपी ने एक तो यहां पे ये गलती की कि इसको किसानों को समझाया नहीं कि हम ये क्लॉजेस क्यों ला रहे हैं। अब आप देखिए जो सम्मित जी कह रहे हैं, अगर ये राज्यों पे छोड़ना था तो इस क्लॉज को ये कर देते कि सो फार एज कंसेंट क्लॉज इज कंसर्न, it will be left to the respective state governments to determine the quantum of consent. ये अगर लिख देते तो ये रहता कि साहब आपने कर दिया। आज जब आप कह रहे तो एक तो आप बुरे बन गए किसान से, और अब आप कह रहे, मान लीजिए कल समाजवादी पार्टी की सरकार कहती है मैं तो नहीं, ये नहीं है।
कंसेंट क्लास में ये नहीं है, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को आपने छोड़ दिया। एक सेकंड, जी एक सेकंड, एनके सिंह सर, ये ना जो 10A में आप देखिएगा, इसको लिखा गया है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये तमाम चीजें छोड़ी गई हैं कि आप कंसेंट लेना चाहते हैं इन 5 विषय में तो ले लीजिए, आप कंसेंट नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लीजिए। नहीं, अब आप सोचिए कि आप अपनी तरफ से तो किसानों से बुरे बन गए कि कंसेंट क्लॉज नॉक ऑफ कर दिया आपने। आप जरा सोचिए कि पॉलिटिकली भी ये नहीं है और किसानों को इसी को तो भ्रम कहते हैं, तो कांग्रेस भ्रम कह रही है। नहीं, भ्रम नहीं है, हम तो यहाँ राकेश टिकैत भी कह रहे हैं जो यहाँ किसानों के नेता हैं। आपको क्यों लगता है? अच्छा टिकैत जी मुझे जरा समझाइए, संबित पात्रा जी को भी समझाने की कोशिश कीजिए अगर वो समझ लें आपके मन की बात। जी। क्यों लगता है आपको कि ये जो कानून है या जो बिल है ये मतलब प्रो कॉर्पोरेट ज्यादा है, किसानों के हित में नहीं है? देखो, अगर कोई चेंजिंग और क्लोज आना है, बहुत आंदोलन चले, बहुत लोग मरे, और जब भूमि अधिग्रहण चेंज हुआ उस टाइम पे अगर इनसे हम पूछने लगे बीजेपी वालों से, तो सुमित्रा महाजन उस कमेटी की चेयरमैन थी। कोई क्लोज छूट गया था तो उस टाइम पे क्यों नहीं बताया? अब क्यों ये ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं? किसानों से क्यों बात नहीं कर रहे? किसानों से क्यों घबरा रहे हैं? पिछले 4 दिन से किसान यहाँ पे पड़ा हुआ है बदलाव करने के लिए। किसानों ने मांग की थी कि हमारे किसान पड़ा हुआ आइन से मिलना चाहता है, तो क्यों नहीं मिलते? और इस आप क्यों नहीं करते कि जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से 20,000 करीब किसान वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई उनसे मिलने नहीं जाता है, बेचारे वैसे ही बैठे नहीं, हम रात वहां से चले गए और हमने कहा कि हम सरकार को ढूंढने आए थे, सरकार नहीं मिली। हमने सरकार के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी कि हम सरकार को ढूंढने आए, भारत सरकार नहीं मिली, मोहर लगवा के हम और हम सरकार को ढूंढेंगे, ये आपके खिलाफ मैसेज चला गया पूर्ण रूप से। किसान सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है। संबित पात्रा जी, आप ही एक चक्कर लगाते कम से कम टीवी चैनलों में, स्टूडियो में नहीं, एक आप तो दे पाते आप। मतलब दिल्ली में 200 मीटर दूरी पे किसान, आप बताएंगे तो कल से नहीं आएंगे आपके चैनल में, ऐसी बात नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ कि वहां भी चले जाइए, हम चैनलों में आके बात ना करें तो वहां से नहीं आएंगे, पार्लियामेंट ना करिए। बगल में इतने कई हजार किसान बैठे हुए हैं ना। धीरे धीरे सारे भ्रम जो कांग्रेस के लोगों ने फैलाया हुआ है उसे हम एक एक करके तोड़ रहे हैं और वो टूट भी रहा है। कुछ कांग्रेस के लोग इसको अपना मिशन बना के, मिशन रिवाइवल, जो राहुल गांधी चले गए हैं, सोनिया गांधी जी के ऊपर खुद कांग्रेस का नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, इस कारण से ऐसे चल रहा है। मगर सुनिए, मैं आखिर में 20 सेकंड में पूरे देश को लूटने के बाद आप प्रवचन करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। मैं देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया है। आप आखिरी नंबर ऑडियंस को पढ़िए। ये जो इजाजत हो गई लूटने की, ये बात मत कहा करो, मैंने बहुत बार बोला है आपको। नीम अफजल जी सुन लेते हैं, 20 सेकंड में उनका आखिरी कमेंट होगा, उसका वक्त नहीं है मेरे पास। आप शांति से देश चलने दीजिए, आप शांति से देश चलने दीजिए। 8 नंबर ऑर्डिनेंस में देखिए, जो कहा गया था कि हम कोर्ट नहीं जा सकते, किसान हम लिखा गया जा सकते हैं, कैसे चलेगा? माफी के साथ होना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शिरकत करने के लिए। भीम अफजल जी आपका भी धन्यवाद। सुनते नहीं है भाटी साहब और एनके सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भ्रम कोई बहुत दिनों तक फैलाकर नहीं रख सकता है, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई पार्टी। देश की जनता बहुत समझदार है और बहुत जल्द समझ लेगी चीजों को।